गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ डेवलपमेंट। We are going to read these 15 topics in this chapter in today's video. First of all, I want to tell you the meaning of development. Development means विकास। आपने न्यूज़ में, आपने न्यूज़पेपर्स में कई बार हर रोज़ हम ये शब्द सुनते हैं विकास, कि डेवलपमेंट क्या है। विकास किसे कहते हैं? किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम में राइज होना, वहाँ की पॉवर्टी में कमी आना, वहाँ के क्राइम रेट में कमी आना, इलिटरेसी का ख़त्म होना, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के इम्प्रूवमेंट आना, लिविंग स्टैंडर्ड में इसे डेवलपमेंट कहा जाता है। हर किसी के लिए डेवलपमेंटल गोल जो है वो डिफरेंट होता है। एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो है उसे क्या चाहिए? एक अच्छी जॉब, सिक्योर फ्यूचर। जो बंदा पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट है, उसे एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, यूनिवर्सिटी में। एक पर्सन जो जॉब कर रहा है उसे लगता है कि उसे और उससे भी बेहतर जॉब चाहिए। और जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम हो रहा है उसमें कमी आना जो है वो भी डेवलपमेंट होगा। कॉमन गोल्स की बात करें तो कॉमन गोल्स क्या है हमारे? अब किसी के पास कार है, स्कूटर है, उसे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर चाहिए, छोटा घर है, बड़ा घर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक होती हैं। इनकम का बढ़ना, पैसों का ज़्यादा आना, ये सब मटेरियलिस्टिक हैं। बट इसके साथ हमें क्या चाहिए? हमें इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी होती है समानता। इक्वालिटी क्यों चाहिए हमें? ताकि सभी लोग बराबर हों। हम ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे, ऐसे समाज में जहाँ सभी लोगों का सम्मान किया जाता हो, सब में समानता हो, भेदभाव ना हो किसी तरह का। फ्रीडम कहते हैं स्वतंत्रता को। अब फ्रीडम हमें जन्म से कुछ मिली है, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स हम कहते हैं। राइट टू मूव, वी कैन मूव एनीवेयर इन आवर कंट्री, वी कैन डू एनीथिंग व्हाट वी वांट टू डू, एनी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन वी चूज़। ठीक है, वी हैव द फ्रीडम टू से एवरीथिंग, वी हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस अवर व्यूज़, वी हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन और कन्वर्ट टू एनी रिलीजन। ये सभी फ्रीडम्स हमें मिली हैं। सिक्योरिटी, एक सुरक्षित जीवन हमें चाहिए। राइट टू लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो भी हमें चाहिए। रिस्पेक्ट, हमें दूसरों से सम्मान चाहिए, सम्मानीय जीवन चाहिए हमें, सब हमारी इज्जत करें। और फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम कहीं पर भी रहते हैं, हमें मित्र तो चाहिए ही होते हैं, हमें दोस्त तो चाहिए ही होते हैं। तो ये सारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। अब कुछ गोल्स कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, मींस कि मेरे लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो। एक की डेवलपमेंट दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं कि उसके लिए भी डेवलपमेंट हो। सपोज़ डैम है, डैम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ्लड्स नहीं आते और फिशिंग इंडस्ट्री बढ़ती है, टूरिज़म इंडस्ट्री बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, लोगों को जो लाइवलीहुड है वो भी अच्छा होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। लेकिन इसके नुकसान भी तो हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर जो रिजर्वायर बनता है उस डैम के पीछे, उसमें जो लेक होती है उस रिजर्वायर में बहुत से गांव डूब जाते हैं। जैसे टिहरी डैम जब बना टिहरी नदी पर, तो वहाँ पर क्या हुआ कि पूरा का पूरा गांव जो है वो उस झील में समा गया। वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से हटाया गया, उनका लाइवलीहुड छिन गया, लोगों को वहाँ से हटाया गया, डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की। जब लोग अपने जड़ों से, अपने जो मदरलैंड है, जब वो उसे छोड़ करके कहीं और जाते हैं तो उनका कल्चर, उनकी एथनिसिटी भी कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अब हमारे जो डैम्स हैं इनका हमारे एनवायरनमेंट पर भी असर पड़ता ही है। जो सेडिमेंट्स होते हैं पहले तो वही नहीं पहुंच पाते हमारे जो प्लेन एरियाज़ हैं, तो क्योंकि फ्लड्स नहीं आते हैं। फ्लड्स आएंगे तभी तो जो फ्रेश एलुवियल सॉइल है वो डिपॉजिट होती है साल दर साल रिवर्स के द्वारा। जिन डैम्स को हमने फ्लड्स को रोकने के लिए बनाया था उससे फ्लड्स आते हैं। अब रिजर्वायर है, झील बन की, नदी का जो नेचुरल रास्ता है उसमें एक बहुत बड़ी दीवार बना ली जाती है, वाटर स्टोर किया जाता है। लेकिन जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तब इतना पानी उसमें भर जाता है कि उस डैम में से फिर वाटर को रिलीज़ करना पड़ता है। ना करें तो डैम के टूटने का खतरा होता है, बर्स्ट होने का खतरा होता है। तो फिर डैम्स में से वाटर जो है, एक्सेस वाटर, वो रिलीज़ किया जाता है और उससे फिर कारण होते हैं वो डैम वो है जो फ्लड को रोकने के लिए बनाया गया था, वो उसी फ्लड का कारण जो है वो बन जाता है।
इसका जो रिवर्स है, जो चैनल्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, उस पर भी इसका असर पड़ता है। जो डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट है इसका, जो लोअर एरियाज़ में जो चैनल्स होते हैं। देन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, हमारा जो इकोसिस्टम है उस पर भी बहुत बुरे प्रभाव जो है वो डैम के पड़ते हैं। देन बहुत से लोगों के लिए जो गोल्स हैं वो मिक्स ऑफ गोल्स हैं। एक इंसान को क्या चाहिए? अच्छी इनकम, अच्छी जॉब, बेटर फ्यूचर, सिक्योरिटी जॉब की, यही उसे चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, रिस्पेक्ट उसे चाहिए लोगों से। देन फीमेल्स है, फीमेल क्या करती है? 24 घंटे घर का काम करती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, हम सबकी मदर्स जो हाउस वाइफ्स हैं। और उन्हें क्या चाहिए? अब उनका जो वर्क होता है वो अनपेड होता है, उन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती। 24/7 वो हमेशा वर्क करती हैं, जो अनकाउंटेड जाता है, जिसकी कभी वैल्यू हम लोग नहीं करते हैं। उन्हें क्या चाहिए? कि उनके फैमिली मेम्बर्स उनकी हेल्प करें, यही है उनके लिए। इसी बात से वो खुश हो जाती हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट, ये तो थी सिंगल इंडिविजुअल की बात। मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हम बात कर रहे थे, डेवलपमेंट के मीनिंग की बात कर रहे थे हम। नेशनल डेवलपमेंट में होता है राष्ट्रीय विकास, जिसे हम कहते हैं किसी भी देश का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का नोशन जो है वो डिफरेंट होगा। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग होगी। मेरे लिए डेवलपमेंट कब होगी? जब पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, जब इक्वालिटी स्थापित होगी, जब वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब सभी लोग एजुकेटेड होंगे, सबके पास अच्छी जॉब होगी। ठीक है, तो मेरे लिए ये डेवलपमेंट है। एक बैकवर्ड एरिया में रहने वाला इंसान क्या चाहता है? कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगे, उसको जॉब मिले, स्कूल हो, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हों। अगर ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं तो उसके मुताबिक देश का विकास हो गया है। ठीक है, तो हर इंसान का कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर के जो नोशंस होते हैं वो डिफरेंट भी होते हैं, और कई बार एक दूसरे से टकराते भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी जाते हैं। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज़ को डिवाइड करता है, और जो मेथड उसने निकाला है वो है पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम का। कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए जो एवरेज इनकम है वो निकाली जाती है। जिन देशों की इनकम ज़्यादा है वो हायर इनकम कंट्रीज़ और रिच कंट्रीज़ कहलाती हैं, जिनकी कम होती है वो लो इनकम कंट्रीज़ कहलाती हैं। जो हायर इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनके पास सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। हर वो चीज़ उनके पास होती है जो रुपए से खरीदी जाती है, जिसकी एक इंसान को ज़रूरत होती है। कंट्रीज़ को जो कंपेयर करने का तरीका है वो है टोटल इनकम या एवरेज इनकम कहते हैं। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता लगता कि वहाँ पे रियल पर कैपिटा इनकम कितनी है, हर इंसान जो है वो कितना अर्न करता है। क्योंकि एवरेज इनकम हमने देखी है तो वो हमें कमियाँ जो हैं, ये जो सिस्टम है वो किसी भी देश की कमियों को छुपा लेता है। जो रियल पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, सच में वो इससे पता नहीं लगती है। तो एवरेज इनकम को हम अपना इस मेथड को हम अपनाते हैं कंट्रीज़ को कंपेयर करने में, जिसमें कि जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं नेशनल इनकम को डिवाइड करने में। नेशनल इनकम माने कि तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीनों सेक्टर्स की जो इनकम होती है वो, प्लस जो इनकम अब्रॉड से आती है, जो हम फॉरेन ट्रेड से हमें जो वेल्थ मिलती है, एक्सपोर्ट करने से जो पैसा आता है गुड्स को, वो सब जो होता है वो नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, इनकम प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 सेक्टर्स प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम डिवाइड करते हैं जितनी टोटल पॉपुलेशन होती है उससे, और इससे हमें पर कैपिटा इनकम का पता लगता है। आगे है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली किस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब जिन कंट्रीज़ की इनकम $12,375 से ज़्यादा है वो तो आते हैं हाई इनकम कंट्रीज़ में। 4,000 नियर अबाउट 4,996 से लेके $12,375 पर ईयर्स तक, जहाँ पर पर कैपिटा इनकम है लोगों की, वो अपर मिडिल इनकम में आते हैं। इससे नीचे जो $1,026 से लेकर के $3,995 अगर कोई पर्सन अर्न करता है तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। पर कैपिटा इनकम अगर $1,225 से कम है किसी कंट्री की PCI पर कैपिटा इनकम, तो वो लो इनकम कंट्रीज़ में कैटेगरी में आती हैं।
अब हम देखें कंपैरिजन। तो ये जो दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए कंट्री बी, इसमें कंट्री ए और कंट्री बी की पहले तो हम एवरेज इनकम निकालेंगे। मींस हम इन पांचों सिटीजन्स जो हैं, हम इनको सैलरीज जो इनकी दी गई हैं, इनकम, हम उसे ऐड करेंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, 10,000 एवरेज इनकम आ रही है। अगर हम सिर्फ एवरेजेस देखते हैं, अगर हम सिर्फ एवरेजेस देखें तो दोनों की एवरेज कितनी है, 10,000। तो आप कंट्री ए में रहें या बी में रहें, अगर आप एवरेज इनकम को देख करके डिसाइड करते हैं तो कंट्री ए कंट्री बी में आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। बट अगर हम एवरेज इनकम की तरफ ध्यान ना दें, अगर हम इसकी तरफ ध्यान ना दें, तो अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि पर कैपिटा इनकम पांचों सिटीजन्स की कितनी है, तो हमें पता चलेगा कि कंट्री ए में तो इक्वल है, तकरीबन 95,000 लोएस्ट इनकम है और 10,500 हाईएस्ट है। नियर अबाउट 10,000 सबकी इनकम है। कंट्री बी की बात करें तो उसमें 4% तो सब 500 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं और एक इंसान जो है वो 48,000 अर्न कर रहा है। तो कंट्री बी में क्या है, जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। तो जो एवरेजेस होती हैं, अगर हम एवरेज को देखें तो उससे जो कंट्री की कमियां हैं वो छिप जाती हैं। तो ये एवरेज वाले सिस्टम की कमी है सबसे बड़ी। अब इनकम या क्राइटेरिया, अब ये टेबल देखो, इसमें हरियाणा, केरला, बिहार की एवरेज इनकम दी हुई है 2015-16 में। हरियाणा सबसे बेहतर है, 1,62,000 रुपीज़ जो है वो हरियाणा में पर कैपिटा इनकम है, और बिहार में सबसे कम है 31,000, केरला में हरियाणा से कम है। लेकिन क्या हरियाणा में इसका मतलब यही है कि हर इंसान रहने वाला, चाहे वो रिक्शा पुलर है या कोई मज़दूर है, डेली वेज अर्नर है या फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इतना ही अर्न करते हैं? नो, दिस इज़ पर कैपिटा इनकम। मींस हरियाणा की नेशनल इनकम को, टोटल इनकम को डिवाइड किया गया टोटल पॉपुलेशन से। रियल पिक्चर क्या है वो यहाँ पर है। हरियाणा में IMR जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे 30 है। मींस 1000 लाइव बर्थ्स में जो 30 बच्चे हैं वो हर साल जो है इन्फेंट्स, वो 1 साल की उम्र पूरी किए बगैर ही मर जाते हैं। केरला में 10 बच्चों की डेथ्स होती है, बिहार में 35 की होती है। लिटरेसी रेट जो है वो भी केरला में बेहतर है, 94% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है वहाँ पर, एजुकेटेड है, लिटरेट है। हरियाणा में 82 है और बिहार में 62। फिर आगे नेट अटेंडेंस रेशो भी देख लो, तो ये कितनी है, ये है 61 हरियाणा में, 83 केरला में और 43 जो है ये बिहार में है। तो इट मीन्स कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो भले ही केरला से ज़्यादा हो, बट जो लिविंग स्टैंडर्ड है, IMR है, लिटरेसी रेट है, वो नेट अटेंडेंस रेशो वो कहीं बेहतर है केरला का। फिर आती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। ये सभी जो है ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इंस्टेड डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वाटर की जो है सप्लाई, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, पार्क, मार्केट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ये सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं और ये सभी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इनको प्रोवाइड करने की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। देन BMI हम देखते हैं लोगों की हेल्थ को जब हमने देखना होता है तो सबसे पहले BMI कैलकुलेट किया जाता है। जितना भी किसी इंसान का वेट होता है किलोग्राम्स में, उसे उसकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है। हाइट जो है वो मीटर्स में ली जाती है, इससे BMI आता है। BMI में अगर 30 प्लस है, 30 प्लस BMI है तो बंदा ओबीज़ होता है, मोटा होता है। अगर 18.5 से कम हो तो अंडरवेट होता है। जो नॉर्मल BMI है वो एक इंसान का, हेल्दी पर्सन का, वो 18.5 से 24.9 तक होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो HDI वाले जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये एक और तरीका है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, मींस पर कैपिटा इनकम को तो ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ ही जो एजुकेशनल लेवल है लोगों का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो भी ध्यान में रखी जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक इंसान कितने साल तक ज़िंदा रहता है। ये आगे है एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में क्या है कि जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर 76% मेल्स पढ़े हुए हैं, फीमेल सिर्फ 54% है।
जो 10 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में बॉयज़ 90% जो है वो लिटरेट हैं और 87% फीमेल्स हैं। फिर रूरल चिल्ड्रन जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं उसमें भी कंपैरिजन देखो कि 85% लड़के होते हैं और 82% लड़कियां हैं। देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये कंट्रीज़ को क्लासीफाई करती है, कैटेगराइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहाँ की लिटरेसी लेवल, वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो कंपेयर किया जाता है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है, इशू की जाती है, जिसमें कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया जाता है। इसमें जो श्रीलंका है वो काफ़ी बेहतर है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक 130 है और श्रीलंका का 76 है। ये है हमारा 2017 का जो डाटा है, टेबल 1.6 आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। आप इसमें देखो कि जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया में हर एक श्रीलंका के मुकाबले में काफ़ी कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है, 75.5 ईयर्स, और इंडिया में इट इज़ जस्ट 68.8 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग कितने साल तक स्कूल गए, तो वो है 6.4 इंडिया में है और 10.9 जो है वो श्रीलंका में है। तो श्रीलंका का रैंक जो है वो HDR के रिपोर्ट के अनुसार हमसे काफ़ी बेहतर है। इंडिया को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी श्रीलंका को सरपास करने में। देन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हमें हमारे एंसेस्टर्स ने जो रिसोर्सेज दिए, चाहते तो वो भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हमें हमारी धरती जो है वो हमें जैसे मिली है हमने उसे एज इट इज़ रहने लायक बना के रखना है और अपने आने वाली जनरेशन्स को देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक इस तरह की डेवलपमेंट जिससे हमारी आज की ज़रूरतें भी पूरी हों और फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को भी हम पूरा करें, उनके लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ें। ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज आज ही ख़त्म कर दें और उनके जीने के लायक कुछ ना बचे। फिर है कि साइंटिस्ट जो है वो ये बात बताते ही आ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का लेवल है इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। बहुत से एग्जांपल्स हैं। ग्राउंड वाटर, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है एग्रीकल्चर के लिए से यूज़ किया गया, स्पेशली पंजाब हरियाणा, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, जिसके कारण यहाँ पर नेचुरली राइस की कल्टीवेशन नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है 1960s के बाद से यहाँ के जो फार्मर्स हैं उन्होंने राइस को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब राइस जो है ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा के इलाकों में ज़्यादा होती थी, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन पंजाब हरियाणा में अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ किया गया राइस कल्टीवेशन के लिए, जिसके कारण एट प्रेजेंट जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफ़ी कम हो चुका है। देन एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या बाकी के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आने वाले सिर्फ कुछ ही साल चलेंगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मिडल ईस्ट है, यहाँ पर जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो आने वाले 70 ईयर्स तक चलेंगे। अमेरिका में सिर्फ 10.5 ईयर्स तक के बचे हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पर। और वर्ल्ड में देखें, पूरी दुनिया भर में सिर्फ 50 ईयर्स तक के रिसोर्सेज जो है वो बचे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, और अगर हमने उनको कंजर्व ना किया तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को इन रिसोर्सेज के बगैर ही जीना होगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, देखिए इसे। वी डोंट inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children। कि हमने अपनी धरती जो है, अर्थ जो है, वो हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं ली है, बल्कि हमने आने वाले जो हमारी जनरेशन्स हैं हमने उनसे उधार ली है। एंसेस्टर्स चाहते तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते थे रिसोर्सेज को, लेकिन उन्होंने हमें विरासत में एक ऐसी धरती दी जो रहने लायक थी, और हमें वैसी ही धरती अपने आने वाली जनरेशन्स को भी देनी है ताकि वो भी धरती पर हमारी ही तरह से जी सके। थैंक यू बच्चे।